हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ टेनिया सोलियम। तो हम टेनिया सोलियम शुरू करने जा रहे हैं। 3 पार्ट में आएगा ये। पार्ट 1 में आपका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और इसके 2-3 सिस्टम जो एक्सक्रीटरी वगैरह है वो मैं इसी में बता दूंगा। देन इसके बाद में आपका रिप्रोडक्टिव और लाइफ साइकिल वाला एक लेक्चर होगा। देन आपका पैरासिटिक एडेप्टेशन और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स वाला एक लेक्चर। तो इस तरह से 3 लेक्चर में टेनिया सोलियम आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले के जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, और कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, और ये इंस्टाग्राम की आईडी है, फॉलो करो। अब मैं धीरे धीरे क्या करूँगा कि क्वेश्चंस जो आए हुए हैं लास्ट ईयर, ठीक है, उन क्वेश्चंस में किस तरह के आपको स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करना है, तो वो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या है, मतलब क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, वो मैं आपको एक छोटे से फॉर्मेट में बता के इंस्टाग्राम पे डाल दिया करूँगा। तो आप वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, और जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो आप पूछ सकते हैं मेल आईडी पे, टेलीग्राम पे, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना। तो हेडिंग देंगे टेनिया सोलियम, टेनिया सोलियम, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये है। तो टेनिया सोलियम में हम क्या पढ़ेंगे, तो वही जैसे हमने फैसियोला पढ़ा था वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसमें इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी। देन हम इसमें आपका इसकी बॉडी पढ़ेंगे, एनाटमी, एनाटमी पढ़ेंगे, ठीक है, कि बॉडी में क्या क्या पार्ट्स होते हैं। एनाटमी में बेसिकली हम बॉडी पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम इसका बॉडी वॉल पढ़ेंगे कि बॉडी जो होती है वो बॉडी वॉल कैसे होती है, जिस फैसियोला में हमने पढ़ा था। देन हम इसके सिस्टम्स पढ़ेंगे। सिस्टम इसमें ज़्यादा सिस्टम है नहीं, बस इसमें एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और थोड़ा सा आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बाकी और कोई सिस्टम हम पढ़ेंगे नहीं इसमें, ठीक है। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है, तो बस ये एक्सक्रीटरी और रिप्रोडक्टिव है। तो इस लेक्चर में मैं एक्सक्रीटरी की बता दूंगा थोड़ा सा, रिप्रोडक्टिव में आपका इसकी लाइफ साइकिल वाले अगले लेक्चर में लाइफ साइकिल पढ़ाऊंगा ना, लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री, तो उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसमें बता दूंगा, ठीक है। देन इसके बाद हम पढ़ेंगे वही पैरासिटिक एडेप्टेशन, मतलब पहले लाइफ साइकिल पढ़ेंगे और फिर इसकी पैरासिटिक एडेप्टेशन पढ़ेंगे, एंड देन पैथोलॉजिकल सिम्टम्स पढ़ेंगे। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी, एनाटमी और ये, और सिस्टम में एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव अगले में बता दूँगा, ठीक है भाई। तो बस ये पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी पोजीशन लिख लेते हैं, जो इसकी क्लासिफिकेशन हमारा। तो सबसे पहला फाइलम, तो फाइलम कौन सी में आता है ये, फाइलम है आपका प्लेटी हेलमिंथिस, प्लेटी हेलमिंथिस। देन उसके बाद आपका क्लास, तो क्लास है आपके सिस्टोडा। फाइलम क्लास के बाद आपका आता है ऑर्डर, ऑर्डर है आपका टिनोइडी, टिनोइडी, ठीक है, TAENIOIDAE, टिनोइडी, ठीक है। देन उसके बाद आपका फैमिली, फैमिली की अगर हम बात करें तो इसका टिनिडी, टेनिडी, TAENIDAE, ठीक है। जीनस की अगर हम बात करें तो जीनस आपका टेनिया, टेनिया। और स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ रहे जा रहे हैं सोलियम, SOLIUM। और ये तो मतलब बेसिकली डायजेनेटिक होता है। डायजेनेटिक मतलब इसको भी 2 होस्ट चाहिए लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर जो होस्ट है वो आपका प्राइमरी होस्ट है, जो मेन होस्ट है आपका वो मैन है, और जो इंटरमीडिएटरी होस्ट होता है पिग। तो पिग इज़ इंटरमीडिएटरी, बताइए पढ़ेंगे लाइफ साइकिल में कैसे कैसे। तो मैन और पिग। एक और स्पीशीज़ होती है, तो सोलियम के बारे में मैंने बताया, एक और स्पीशीज़ होती है टीनिया सेजिनाटा, सेजिनाटा। तो टीनिया सेजिनाटा में भी 2 होस्ट होते हैं, उसमें एक मैन होता है और पिग की जगह यहाँ पे आपका कैटल आ जाता है, ठीक है। तो हम इसको बोलते हैं बीफ, बीफ टीनिया सोलियम, ठीक है। तो बीफ टीनिया सोलियम कह रहा हूँ, बीफ टेपवॉर्म, बीफ टेपवॉर्म, क्योंकि टेनिया सोलियम का नाम क्या है हमारा, टेपवॉर्म, टेपवॉर्म। टेपवॉर्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि टीनिया का वर्ड मतलब होता है फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर, और सोलियम का ग्रीक में मतलब होता है चेन, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ जब हम देखेंगे डायग्राम तो उसमें आपको दिखेगा कि ऐसे चेन का फॉर्मेशन हुआ हुआ है पूरी बॉडी में, ऐसे लगेगा कि जैसे चेन की कड़ी होती है ना, वैसा इसकी पूरी बॉडी में मेटामेरिज्म हुआ हुआ है। लेकिन ये सीडो है, कैसा है ये, सीडो, क्योंकि अंदर तक नहीं है, सिर्फ सरफेस पे मेटामेरिज्म है, तो सीडो मेटामेरिज्म है। सो टेपवॉर्म, ठीक है, टीनिया सोलियम। तो ये इसका मतलब कुछ बातें हो गई जो मतलब बतानी थी। देन उसके बाद आपका ये रहता कहाँ है, दिस टेपवॉर्म लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। तो वैसे तो कॉस्मोपोलिटन है, सब जगह ही पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट बोलते हैं इसको, इंटेस्टाइनल पैरासाइट ऑफ मैन, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसमें मैं आपको बताता हूँ इसके थोड़े से मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स,
मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखने से पहले आपको इसकी एक डायग्राम देखनी पड़ेगी, तभी तो आपको मॉर्फोलॉजिकल फीचर लिखा पाऊंगा मैं। तो एक काम करते हैं, पहले एक डायग्राम देखते हैं। अभी सिर्फ मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, फिर जब डिटेल में बॉडी पार्ट्स बताऊंगा तब वहाँ पे दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। तो ये डायग्राम देखेंगे आप टीनिया सोलियम का, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी अगर हम इसकी देखें तो देख रहे हो एक फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे जैसे रिबन होता है ना हमारा, वैसे एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, जैसे आपका प्लेटिहेलमिन्थस होते हैं, है ना। और देखो सेगमेंट्स है पूरी बॉडी में, लेकिन ये जो सेगमेंट्स हुए हुए हैं ना, ये पूरे ट्रू सेगमेंट्स नहीं है, इसको बोलते हैं सीडो मेटामेरिज्म, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ स्किन में अंदर तक पूरा सेगमेंटेशन नहीं हुआ हुआ है। और अगर आप इसकी बॉडी देखो तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक आपका स्कोलेक्स है जिसको हेड बोलते हैं, देन नेक है आपका, एंड देन आपका बॉडी है जिसको हम स्ट्रोबिला बोलते हैं, ठीक है। और पूरी आपकी लेंथ इसकी लगभग 2 से 4 मीटर की। सो दैट इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द टीनिया सोलियम, ठीक है। ये डायग्राम भी देख सकते हैं बनाने के लिए, ठीक है। तो ये लेबलिंग के साथ दी हुई है। तो डायग्राम देख लिया आपने, तो लिखते हैं कि बॉडी इज़ इलोंगेटेड, बॉडी इज़ इलोंगेटेड, डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड, ठीक है। ये भी डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड है और ये एसिलोमेट होता है, इनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है, ठीक है। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड रिबन लाइक, जैसे रिबन होता है ना, फीता, उसी की तरह है ये आपके, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आपका ही हो गया। देन आपका आप बोल सकते हो कि बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। सो बॉडी इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स में आपका एक हेड हो गया, आपका HEAD हेड, जिसको हम स्कोलेक्स भी बोल रहे हैं। दूसरा आपका हो गया नेक, और तीसरा आपका हो गया बॉडी, या जिसको हम स्ट्रोबिला भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉडी पार्ट हो गया। और बॉडी इज़ कम्पोज ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर सेगमेंट्स, ठीक है। तो सिमिलर सेगमेंट से बनी हुई है। और जो बॉडी आपका वो वाइट होती है, ग्रे भी हो सकती है, येलो भी हो सकती है, बट मेनली आपका वाइटिश होती है। सो एक पॉइंट और लिख लें। अभी इसके बारे में, हेड के बारे में अगले पेज पे बताता हूँ, मतलब तीनों के बारे में अगले पेज पे बताता हूँ। सो बॉडी इज कम्पोज ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर सेगमेंट्स, सिमिलर सेगमेंट्स, जिसको हम प्रोग्लोटेड बोलेंगे आगे। एंड बॉडी इज ओपेक, वाइट, ओपेक एंड वाइट, बट समटाइम्स इट मे बी ग्रे और येलो। तो वाइट या क्रीम कलर की बॉडी होती है, बट कभी कभी ग्रे और येलो भी देखने को मिलता है। तो ये आपकी कुछ नॉर्मल सी बातें हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, जो बॉडी के 3 पार्ट मैंने आपको बताया ना, बॉडी पार्ट में तो 3 पार्ट हैं बॉडी के, तो अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। हेड को पढ़ते हैं, नेक को पढ़ते हैं, और बॉडी मतलब स्ट्रोबिला को पढ़ते हैं। देन उसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो बॉडी वॉल पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी पार्ट में मैं आपको हेड बताने जा रहा हूँ। सो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका हेड, जिसको हम बोल रहे हैं स्कोलेक्स, एक हो गया आपका नेक, और एक होगा आपका स्ट्रोबिला, ठीक है। तो ये 3 पार्ट है हमारे। तो सबसे पहले हेड या स्कोलेक्स की अगर हम बात करें तो ये कैसा है, इसकी शेप, एक काम करो पहले इसकी डायग्राम देख लो आप। तो अगर एक एक करके हम देखें तो सबसे पहले स्कोलेक्स को अगर मैं उठा के मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ अभी आपको अगले पेज पे। और नेक तो बेसिकली आपका, चलो पहले स्कोलेक्स बताता हूँ आपका, ठीक है। तो स्कोलेक्स की डायग्राम देखो बड़ी, तो ये आपका स्कोलेक्स है, हेड जिसको हम बोल रहे हैं, है ना। तो ये मैग्नीफाई करके दिखाया। तो देखो इस पर 3 पार्ट होते हैं। एक होता है रोस्टेलम, ये आपका जो एंटीरियर पार्ट में, और इसके बाद इसमें 2 रो हुक्स की हैं, देख रहे हो, 2 रोज ऑफ हुक। तो एक आपकी ऊपर वाली अपर वाली जिसमें लार्ज हुक्स हैं, और एक नीचे वाली आपकी जिसमें स्मॉलर हुक्स हैं, ठीक है। देन उसके बाद तीसरी चीज़ जो इसके पास है वो है सकर्स, ठीक है। तो 4 सकर हैं, 1 2 3 और एक पीछे की साइड 4 सकर, देखो ऐसे। तो ये तो वैसे जो आपका डोर्सोवेंट्रल व्यू है, ये आपका टॉप व्यू है। तो टॉप से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। सेंटर में आपका रोस्टेलम है, ये माउथ नहीं है, ठीक है। ये 2 रोज हैं हुक्स की, बड़े हुक्स और छोटे हुक्स, ऊपर बड़े होते हैं नीचे छोटे होते हैं। देन आपके 4 एसिटाबुला हैं, ठीक है, जिसको हम सकर बोल रहे हैं। तो ये कुछ इस तरह का इसका डायग्राम होता है। तो ये आप डायग्राम बना लो एक अच्छे से, बढ़िया सी डायग्राम बना लो एग्जाम में बनाने के लिए। तो ये जो हुक्स हैं और ये जो ये जो एसिटाबुला है, ये जो हुक्स हैं और ये जो रोस्टेलम है, ये सब आपके हेल्प करते हैं इसके अटैचमेंट में। जो होस्ट की इंटेस्टाइन होती है ना, उसमें अटैचमेंट का काम करते हैं, इसलिए हम इसको होल्ड फास्ट ऑर्गन भी बोलते हैं, क्योंकि होल्डिंग में काम करते हैं, होल्डिंग में हेल्प कर रहे हैं। तो इसलिए इसको पूरे को, स्कोलेक्स को हम होल्ड फास्ट ऑर्गन भी बोलते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ हेड और स्कोलेक्स ऑफ द टीनिया सोलियम।
अब इसके बाद अगर मैं नेक की बात करूँ तो ये आपका नेक है। तो नेक में क्या होता है, नेक में स्ट्रोबिलेशन है। एस्ट्रोबिलेशन का मतलब होता है कि जोन ऑफ ग्रोथ, यहाँ पे जो स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन जो होता है वो यहाँ पे शुरू होता है। तो जो इसकी नेक है वो अनसेगमेंटेड होती है वैसे, ठीक है, इसमें सेगमेंट्स नहीं होते हैं, वो इसमें दिखाया हुआ है, बट इसमें सेगमेंट नहीं होते हैं, लेकिन जो नए सेगमेंट का फॉर्मेशन होता है वो यहीं से होता है। तो अनसेगमेंटेड है, वैसे तो सेगमेंट नहीं है, बट जो न्यू सेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि बॉडी की जो ग्रोथ है वो यहीं से शुरू होती है आपकी। तो यहाँ से सेगमेंट बनते रहते हैं और वो उसको पीछे पुश करता रहता है, मतलब नीचे की साइड पुश करता रहता है। तो धीरे धीरे जो है सेगमेंटेशन आपका नीचे वाले पार्ट तक पहुँच जाता है। तो नेक का सेगमेंटेशन होता है, मतलब नेक में न्यू सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है, और वही आपका ग्रोथ का जोन होता है, यहीं से आपकी इसकी ग्रोथ होगी, इसलिए हम इसको जोन ऑफ स्ट्रोबिलेशन बोलते हैं। क्लियर है। देन तीसरा पार्ट आता है आपका इसका स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला दिखाता हूँ। तो स्ट्रोबिला देखो, ये नेक के बाद जितना भी यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा पार्ट है ये स्ट्रोबिला है, ठीक है। तो स्ट्रोबिला का मतलब क्या है, स्ट्रोबिला का मतलब ये है कि जो इसकी मेन बॉडी है, तो इसमें तीन तरह का जो है, मतलब इसकी पूरी बॉडी में जो स्ट्रोबिलेशन हुआ है, जो हुआ उसको हम बोलते हैं प्रोग्लोटेड। क्या बोलते हैं, प्रोग्लोटेड। तो इसकी पूरी बॉडी, जो जितनी भी बॉडी है, इसमें तीन तरह के प्रोग्लोटेड होते हैं। कितने तरह के, तीन तरह के। एक होते हैं आपके इमेच्योर, एक होता है आपके मैच्योर, और एक होता है आपके ग्रेविड, ठीक है। ये मैं आपको लिखवा भी दूंगा। तो जो इमेच्योर होते हैं, जो नेक का जहाँ पे सेगमेंटेशन शुरू हुआ है वहाँ के बाद जो शुरू के होंगे ना लगभग 200 के आसपास, वो नए नए जो फॉर्म हो रहे हैं, तो वो आपके अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं, उसमें कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। प्रोग्लोटेड बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे। तो कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है ना, और जो मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड है लगभग शुरू के 200, तो उनको हम बोलते हैं इमेच्योर। देन उसके बाद आपके लगभग 200 से 400 से 600, इसके बाद जो 400 से 600 होंगे वो आपके मैच्योर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोग्लोटेड। और उसी में आपके ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, इसी में आपके एग ओवम फर्टिलाइजेशन वगैरह सब इसी के थ्रू होता है। और इसमें आपके जेनाइटल पैपिला भी होते हैं, जो कॉमन जेनाइटल पोर की तरह भी एक्ट करते हैं। वो मैं आपको रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट में दिखाऊंगा, अभी यहाँ पे नहीं दिखा हुआ। मतलब ऐसे समझ लो कि ये जो ये है ना वॉल, तो इसके एंड पे होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। सो दैट इज़ मैच्योर बना। देन तीसरा आपका ग्रेविड। तो ग्रेविड जो होते हैं लास्ट के जो आपके होते हैं, ये थोड़े रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ये स्क्वायर शेप के थे, रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं। तो जो लास्ट वाले होते हैं ग्रेविड, जिसको हम राइपेंड प्रोग्लोटेड बोलते हैं, ये क्या करते हैं, इसमें आपके जो डेवलपिंग एम्ब्रियो पड़े हुए होते हैं, लगभग लास्ट के 200 सेगमेंट जो होंगे ना उसमें डेवलपिंग एम्ब्रियो पड़े होंगे। और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो वाला पार्ट जो होता है धीरे धीरे इसकी सरफेस से डिटैच होता है, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट डिटैच हुआ, फिर ये डिटैच हुआ, तो डिटैच हो गए और आपका जो होस्ट का फीसिस है, जो मैन का फीसिस है, उसके साथ आपके बॉडी से बाहर आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एपोलाइसिस, है ना। तो उसके बाद फिर आपका जो दूसरे होस्ट में साइकिल चलती है वो सब होता है। तो फिलहाल आप यहाँ पे ये समझ लो कि जो डायग्राम है इसमें इसके थ्रू मैंने आपको प्रोग्लोटिड्स भी बता दिए, ठीक है भाई। तो बस इसको इतना करते हैं, देन उसके बाद लिखते हैं इसको पहले। तो डायग्राम देख लिया आपने, अब लिखते हैं। जो हेड की शेप है आपकी वो कैसी है, पीयर शेप्ड है। कैसी है, पीयर शेप्ड। या जो हेड पिन देखा आपने, उसकी जो साइज़ होता है उसकी तरह, तो पीयर शेप्ड इसकी बॉडी है। और जो हेड, इसमें क्या क्या पार्ट हैं, इसमें तीन पार्ट हैं आपके, अगर आप देखो तो इसमें एक आपका रोस्टेलम, रोस्टेलम है एक, तो एक आपका इसमें हुक्स है, और एक आपका इसमें एसिटाबुलम है, एसिटाबुलम, ठीक है। तो ये चार है, प्लूरल है, तो एसिटाबुला हो गया, इसको हम सकर भी बोल रहे हैं, ठीक है भाई। तो रोस्टेलम जो होता है आपका, ये कॉनिकल मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ कॉनिकल एंड मस्कुलर स्ट्रक्चर। देन अगर हम हुक्स की बात करें तो इसमें दो रो होती हैं हुक्स की, ठीक है, 2 रोज ऑफ हुक्स, 2 रो हैं आपकी। और लगभग मतलब 20 से 30 इसमें हुक्स होते हैं, और वो काइटिन के बने होते हैं। सो 20 to 30 काइटिनियस हुक्स हम बोल सकते हैं, ठीक है, काइटिनियस, काइटिनियस हुक्स, ठीक है। तो ऐसा होता है कि एक रो तो आपकी अपर होती है जिसमें बड़े वाले होते हैं लार्जर हुक्स, और एक आपकी लोअर वाली जो लेयर होती है उसमें आपके छोटे हुक्स होते हैं, ठीक है। तो ऐसे अरेंजमेंट है। देन उसके बाद अगर एसिटाबुला की बात करें, जो सकर है इसमें 4 सकर होते हैं आपके। सो सकर की हम बात करें तो 4 राउंड पावरफुल सकर, राउंड पावरफुल सकर, ठीक है। हुक्स के जस्ट नीचे ही होते हैं। तो ऐसा हो गया आपका अरेंजमेंट कि यहाँ पे हेड है जो आपका ये, तो हेड में आपका यहाँ पे ऊपर हो गया आपका रोस्टेलम, देन इसके नीचे आपके हो गए हुक्स 2 लेयर में, एंड देन आपके यहाँ पे हो गए 4, मतलब ऐसे सर्कुलर, उसमें 4 आपके एसिटाबुलम होगा, ठीक है। तो ये आपका हेड का स्ट्रक्चर हो गया इसका, क्लियर है, वेरी गुड। चलो अब अगर नेक की बात करें तो नेक जो होती है आपकी वो अनसेगमेंटेड होती है, इसमें सेगमेंट्स नहीं होते हैं, नेक इज़ अनसेगमेंटेड। और जो नए सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है ना इसकी बॉडी में, लगभग आपके मान लो 800 से 1000 के आसपास सेगमेंट्स होते हैं, जो पीछे हमने देखा।
तो 800 to 1000 सेगमेंट्स अगर इसकी बॉडी में होते हैं तो यहीं से वो बनते हैं, मतलब जो नए सेगमेंट्स का फॉर्मेशन होता है वो यहीं से होता है, यही बडिंग रीजन है उसका, मतलब जोन ऑफ ग्रोथ जो है वो नेक है आपका, समझ लो। तो इसको जोन ऑफ ग्रोथ या जोन ऑफ स्ट्रोबिलेशन या जोन ऑफ, क्योंकि स्ट्रोबिला का फॉर्मेशन यहीं से हो रहा है। सो न्यू सेगमेंट्स आर फॉर्म्ड from the neck region and it leads to growth of the tapeworm, therefore it is known as zone of growth या zone of strobulation, ठीक है। तो इसको हमने नेक को बोल दिया। देन तीसरा पार्ट है आपका स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला में आपकी जो नेक के नीचे का पार्ट है पूरा, उसमें तो सीरीज है, तो इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ लीनियर सीरीज ऑफ 800 से 1000 सेट्स ऑफ प्रोग्लोटेड, जिसको हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोलते हैं, बेसिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। एंड इनकी जो लीनियर रिपीटेशन होती है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रोग्लोटाइजेशन, ठीक है। सो लीनियर रिपीटेशन ऑफ जेनिटेलिया इज टर्म्ड एज प्रोग्लोटाइजेशन, ठीक है। और हर सेगमेंट को, जो भी आपके सेगमेंट है, हर सेगमेंट को हम एक प्रोग्लोटेड बोलते हैं। तो ईच सेगमेंट इज नोन एज प्रोग्लोटेड, ठीक है। और इसमें आपका पूरा सीडो मेटामेरिज्म हुआ है ना, ट्रू मेटामेरिज्म नहीं है, सीडो मेटामेरिज्म है। तो ये कुछ बातें हो गई आपका इसकी जो बॉडी पार्ट है उससे रिलेटेड। अब अगर हम प्रोग्लोटेड की बात करें, ठीक है, तो प्रोग्लोटेड भी 3 टाइप के होते हैं, जो ये सेगमेंट्स हैं ना इसकी बॉडी में, ये भी 3 टाइप के होते हैं। तो अगर मैं आपकी बात करूँ टाइप्स ऑफ प्रोग्लोटेड, सो प्रोग्लोटेड आर ऑफ 3 टाइप्स। एक को हम बोलते हैं इमेच्योर प्रोग्लोटेड, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ प्रोग्लोटेड, आप यहीं पे लिखना, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका इमेच्योर, एक सेकेंड, एक तो हो गया आपका इमेच्योर। देखो जो नेक के रीजन से बन के निकलेंगे, जो आपका नेक के रीजन से बन के निकलेंगे वो नए नए बन रहे हैं तो इमेच्योर होंगे, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो मैच्योर मिलेंगे। तो सेकंड है आपके मैच्योर प्रोग्लोटेड, और लास्ट में आपके जो एंड पार्ट होगा आपका वो इनको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लोटेड, जिसमें पूरी तरह से मतलब सबसे पुराने आपके यही होंगे ग्रेविड, ठीक है। तो इमेच्योर प्रोग्लोटेड, मैच्योर प्रोग्लोटेड और ग्रेविड प्रोग्लोटेड। तो अगर इमेच्योर प्रोग्लोटेड की हम बात करें तो ये आपके न्यूली फॉर्म्ड है ना, न्यूली फॉर्म्ड है, और इनमें डिफ्रेंशिएशन अभी हुआ नहीं है। तो लगभग जो पहले शुरू के 200 मेटामेरिज्म हुआ ना, वो लगभग शुरू नेक के बाद जो 200 सेगमेंटेशन है आपके वो इमेच्योर होते हैं। 200 के बाद अगले जो 400 से 600 हैं वो आपके मैच्योर होते हैं, और जो लास्ट के बचे हुए होते हैं वो आपके ग्रेविड होते हैं, ठीक है। तो आप यही लिख लो, क्योंकि ये अनडिफ्रेंशिएटेड, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स तो होंगे नहीं आपके, क्योंकि अंडर डेवलप्ड है। और इनकी जो शेप होती है इमेच्योर वालों की, ये थोड़े चौड़े होते हैं। जो मैच्योर वाले होते हैं वो स्क्वायर शेप होते हैं, और जो आपके ये ग्रेविड वाले होते हैं वो आपके रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, ठीक है। तो इमेच्योर में लिख लो कि दीज आर न्यूली फॉर्म्ड एंड अनडिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। एंड कंपोज्ड ऑफ फर्स्ट 200 सेगमेंट्स, ठीक है, पहले 200 सेगमेंट्स, एंड आर अनडिफ्रेंशिएटेड तो हमने लिख लिया। तो आप लिख लो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर एब्सेंट, और बस यही इमेच्योर में आप इतना लिख लो। देन मैच्योर की अगर हम बात करें तो मैच्योर को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव प्रोग्लोटेड, रिप्रोडक्टिव क्योंकि रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोग्लोटेड, ठीक है भाई। तो आफ्टर फर्स्ट 200 सेगमेंट्स, नेक्स्ट 400 to 600 सेगमेंट्स आर मैच्योर प्रोग्लोटेड, है ना। और ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, दे कैन प्रोड्यूस एग, सेक्सुअली मैच्योर कैन प्रोड्यूस एग, है ना। और स्क्वायर होते हैं शेप में, स्क्वायर इन शेप, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए इसमें मैच्योर प्रोग्लोटेड में। देन आपका नेक्स्ट है ग्रेविड वाला। ग्रेविड को हम बोलते हैं राइपेंड प्रोग्लोटेड, मतलब पका हुआ। इसमें जो एम्ब्रियोज या एग का जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज होते हैं ना, वो शेड ऑफ होने लगते हैं यहाँ से, जब ये मैच्योर हो जाता है ना तो यहाँ से शेड ऑफ होते हैं, और शेड ऑफ होने के बाद जो होस्ट का फीसिस है उसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोलाइसिस, ताकि फिर आपके वो मैच्योर उसमें ग्रो हो जाए, ठीक है। तो इसमें आप लिख लो कि लास्ट के जो लगभग 150 से 200 होते हैं वो ये होते हैं। सो दीज आर द लास्ट सेगमेंट ऑफ द बॉडी,
लास्ट सेगमेंट होते हैं लगभग आपके 200 के पास, 200 सेगमेंट, एंड दीज आर फिल्ड विद डेवलपिंग एग्स और एम्ब्रियो, ठीक है। एंड दे गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द बॉडी एंड expelled with host feces, तो इसको हम बोलते हैं एपोलाइसिस, ठीक है। ठीक है, तो इतना देख लिया आपने। अब इसके बाद मतलब ये कैसे हो रहा है, इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वो सब आपका रिप्रोडक्टिव वाले सिस्टम का पार्ट है, तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको जनरल बॉडी फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है। जब आपका अगला लाइफ साइकिल और रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा तो वहाँ पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन चीज़ कहाँ पे होती है, कैसे कैसे होता है, ठीक है, तो वो अगले लेक्चर में आएगा ही आएगा। तो अभी हमने बॉडी पार्ट्स पढ़ लिया, प्रोग्लूटिड पढ़ लिया, देन अब मैं आपको बताता हूँ उसकी जो बॉडी वॉल होती है वो कैसे बनी हुई होती है। तो बॉडी वॉल अगले पेज पे देखते हैं। ये आपके डायग्राम है बॉडी वॉल की, ठीक है। तो बॉडी वॉल में आपके 4 स्ट्रक्चर होते हैं। एक आपका टेगुमेंट होता है, जैसे पीछे वाला याद करो, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर आपकी मसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, ठीक है। और उसके बाद आपकी पूरी बॉडी में जो आपकी पैरेन्काइमा, मेसेनकाइमा रहती है। तो इस तरह से 4 पार्ट में इसकी बॉडी जो है, बॉडी वॉल ऐसे डिवाइडेड है, ठीक है। अब देखो शुरू से शुरू करते हैं। तो टेगुमेंट जो है आपका वो थोड़ा सा थिक होता है, ये देखो, और इसको सिक्रेट कौन कर रहा है, ये जो सेल्स हैं, टेगुमेंट्री सिक्रेटिंग मेसेनकाइमल सेल्स। ये सेल जो है वो टेगुमेंट का सिक्रेशन करती है और मेनली प्रोटीन वगैरह का बना होता है। और इसमें देख रहे हो आप, यहाँ पे विलाई प्रेजेंट है, देख रहे हो विलाई निकली हुई है और पोर्स भी हैं इसमें। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है तो यही जो विलाई होती हैं यही आपका फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं, है ना। और मतलब और भी काम है टेगुमेंट के, क्योंकि थिक होता है, ये आपका प्रोटेक्शन, है ना, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एब्जॉर्प्शन, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। और ये जो पोर है आपका, इस पोर के थ्रू ना जो प्री डाइजेस्टेड फूड होता है, जो होस्ट की बॉडी में जो फूड ये सक करता है, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वगैरह, तो ये डायरेक्टली इस पोर के थ्रू भी सक कर लेता है, वरना विलाई की हेल्प से अब एब्जॉर्प्शन कर लेता है, माइक्रो विलाई जो आपकी प्रेजेंट है, ठीक है। सो दैट इज टेगुमेंट। उसके बाद आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, उसी में आपका मतलब सर्कुलर मसल्स पड़ी है। तो थर्ड पार्ट है आपका मस्क्यूलेचर। तो मसल्स आपकी 2 तरह की हैं, एक सर्कुलर मसल है, एक आपका लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है, ठीक है। तो सर्कुलर मसल आपकी ऐसे ये दिख रही है आपकी सर्कुलर मसल पिंक कलर की, और ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं ब्लू कलर की, ठीक है। तो ये 2 तरह की सेल्स होती है। बाकी पूरी बॉडी में आप ये देख रहे हो, ये सेल्स भरी हुई हैं, मेसेनकाइमल और पैरेन्काइमल सेल्स इसकी पूरी बॉडी में, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी क्या बोलते हैं, बॉडी वॉल्स, ठीक है। तो बॉडी वॉल्स आपका इसका कुछ इस तरह, जैसे हमने फेसियोला पढ़ा ना, सेम बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो ये आपका बॉडी वॉल है। चलो अब इसको लिख लेते हैं। तो बॉडी वॉल की डायग्राम आपने देख ली, अब उसको लिख लेते हैं कि बॉडी वॉल में क्या क्या चीज़ें हैं इसकी, ठीक है। तो बॉडी वॉल में सबसे आउटर मोस्ट आपने देखा टेगुमेंट है। तो एक तो आपका हो गया टेगुमेंट, ठीक है। फिर आपने उसके अंदर देखा बेसमेंट मेम्ब्रेन दूसरा हो गया। देन सेम ऐसी है जैसे फेसियोला में हमने पढ़ा था, मस्क्यूलेचर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद मस्क्यूलेचर, एंड देन लास्ट में आपका जो पूरी बॉडी टिश्यूज भरी हुई है वो पैरेन्काइमा, मेसेनकाइमल सेल से भरी हुई है। सो पैरेन्काइमल सेल्स, ओके। सो टेगुमेंट की अगर हम बात करें तो टेगुमेंट इसका भी ठीक है ना, ताकि ये रेजिस्ट कर पाए ना केमिकल जो है बॉडी में उससे, है ना। और इसको बनाती कौन है, टेगुमेंट्री सिक्रेटरी सेल, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया, ठीक है। सो थिक एंड रेजिस्टेंट टू केमिकल्स, secreted by tegumentary secretory cells, ठीक है। और क्या टेगुमेंट का काम क्या है, यही एब्जॉर्प्शन, प्रोटेक्शन, एक्सक्रीशन, ऑस्मो रेगुलेशन, वही सब काम है इसके, ठीक है। सो इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन, प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, एट्सेट्रा। और टेगुमेंट में आपने देखा कि छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं और विलाई प्रेजेंट होती है, ताकि वो सरफेस एरिया इंक्रीज करें जब प्री डाइजेस्टिव फूड को उसको इंजेस्ट करना होता है, ठीक है। सो हैव विलाई एंड पोर्स, ठीक है। सो विलाई किस लिए है, टू इंक्रीज सरफेस एरिया, और पोर्स किस लिए है, टू एब्जॉर्ब प्री डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम दी होस्ट, ठीक है। और उसमें क्या क्या मेनली, यही ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गए, ग्लिसरॉल हो गया, ठीक है।
तो ये सभी डायरेक्टली बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द टेगुमेंट। फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन कोई इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। बेसमेंट मेम्ब्रेन में आपकी मस्कुलेचर्स प्रेजेंट होती हैं। तो दो तरह की मसल्स होती हैं, एक सर्कुलर, आपने डायग्राम में देख ली सर्कुलर मसल, एंड दूसरी आपने देखी लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल मसल, ठीक है। और जो पैरेन्काइमल एंड मीसेनकाइमल सेल्स होती हैं आपका, दे फॉर्म्स एज अ पैकेजिंग मटेरियल। तो बॉडी की जितने भी कंपोजिशन है उससे, सो एक्स एज पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है। तो ये आपका इसकी बॉडी वॉल हो गई, जो बॉडी वॉल हमने देखा। अब सिस्टम्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो सिस्टम्स है आपके, ठीक है, सबसे पहला आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज एब्सेंट, कोई माउथ नहीं है इसके पास, है ना। माउथ नहीं है तो मतलब कोई भी जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है वो कुछ भी नहीं है। डायरेक्टली क्या करता है, पोर्स की हेल्प से प्री डाइजेस्टिव फूड को इंजेस्ट करता है या बॉडी सरफेस से डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन करता है, और उसी से फिर इसका सारा काम कुछ चलता है, ठीक है। और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना, ताकि फिर रेस्पिरेशन वगैरह करे तो वो करे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन आपका एनारोबिक है, सीधा बॉडी सरफेस के डिफ्यूजन से हो जाता है जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना होता है इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेस्पिरेशन। और एलिमेंट्री कैनाल की अगर हम बात करें तो वो भी एब्सेंट है। तो एलिमेंट्री कैनाल एब्सेंट, इसका मतलब आपका एसिलोमेट हो गया है, ठीक है। तो प्लेटिहेलमिन्थिस एसिलोमेट। देन उसके बाद आपका क्या बात करता है, क्या बोल रहा था, हाँ, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और 2 पॉइंट नर्वस, चलो नर्वस में ये बता देता हूँ, एक्सक्रीटरी थोड़ा डिटेल में बताऊँगा। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम में इसके पास होता है एक ब्रेन जो प्रेजेंट होता है स्कोलेक्स में, और उससे नर्व्स निकली हुई होती हैं एंटीरियर पोस्टीरियर में, ठीक है। सो नर्व्स जितने भी बॉडी पार्ट है ना, सारे बॉडी पार्ट में इसकी नर्व्स कैसे फॉर्मेशन जा रहा है, जैसे हमने पीछे उसमें पढ़ा था फैसियोलिसिस में, फैसियोला में। तो डिटेल में नर्वस सिस्टम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा आपका सेंस ऑर्गन नहीं है इसके पास, नो सेंस ऑर्गन। तो बस ये आपका इसका नर्वस में आ गया। अब मैं आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम इसका बताता हूँ। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम समझने से पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम की डायग्राम देखो, और फिर मैं उसको आपको 2-4 पॉइंट उसमें लिखवा देता हूँ, ठीक है भाई। ये आपकी डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखो 2 चीज़ें होती हैं, एक आपका एक्सक्रीटरी कैनाल होती है और एक आपका फ्लेम सेल्स होती हैं, ठीक है। तो जो एक्सक्रीटरी कैनाल है वो 2 होती हैं। तो एक तो आप ये देख रहे हो, एक ये देख रहे हो, एक डोर्सल कैनाल होती है, एक आपकी वेंट्रल होती है ना। और ये आपकी जाके ज्वाइन होती हैं स्कोलेक्स वाले रीजन में, ठीक है। यहाँ पर ये इसको हम बोलते हैं, जब ये ज्वाइन करती हैं तो उसको बोलते हैं नेफ्रीडियल प्लेक्सस। सो दिस इज नेफ्रीडियल प्लेक्सस। तो नेफ्रीडियल प्लेक्सस का फॉर्मेशन आपका हेड में होता है, स्कोलेक्स में बेसिकली, ठीक है। ये रिंग लाइक वेसिकल होता है। अब देखो जो इसकी पूरी बॉडी है उसमें आपका ऐसी ये वेंट्रल, एक डोर्सल और एक वेंट्रल कैनाल ऐसे आपकी लेटरली चलती रहेंगी। तो हर एक सेगमेंट में आपका कुछ ऐसे देखने को मिलता है। तो ये आपकी कैनाल है वेंट्रल और डोर्सल साइड में, और ये कनेक्टेड है, हर एक सेगमेंट में कनेक्ट होती हैं आपका एक ट्रांसफर एक्सक्रीटरी कैनाल से, ठीक है। तो ये ट्रांसफर एक्सक्रीटरी कैनाल है। लेकिन ये जो ट्रांसफर एक्सक्रीटरी कैनाल है ये आपकी एब्सेंट होती है लास्ट प्रोग्लोटेड में। तो लास्ट वाला प्रोग्लोटेड है, इसमें आपका ये प्रेजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाले में ये दोनों कैनाल जो होती हैं वो कंबाइन करके आपका एक वेसिकल बनाती है जिसको हम बोलते हैं काउडल वेसिकल। ये काउडल वेसिकल, जो हमारे अंदर यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, तो कुछ उसी तरह समझ लो। तो काउडल वेसिकल बनाती हैं, और इस काउडल वेसिकल के थ्रू एक्सक्रीटरी पोर है, यहीं से आपके जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है, फैटी एसिड वगैरह, वो आपका यहीं से निकल जाता है, ठीक है भाई। तो होता क्या है कि मान लो जब ये मैच्योर हुआ तो ये वाला प्रोगुलेटर तो ये आपका शेड ऑफ कर देगा ये, ठीक है। तो शेड ऑफ कर देगा, तो शेड ऑफ करने के बाद ये काउडल वेसिकल भी शेड ऑफ हो गया। तो अब ऐसे समझ लो कि यहाँ से आपका ख़त्म ही है। तो अब जब ऐसा हो जाता है तो जब शेड ऑफ करता है ये अपना, तो शेड ऑफ करने के बाद मतलब जब प्रोग्लोटेड का शेड ऑफ करता है मैच्योर वाले, तो ये जो एक्सक्रीटरी कैनाल होती है ना, ये डोर्सल और वेंट्रल, तो ये आपका इंडिपेंडेंट एक्सक्रीटरी पोर का काम करती है, क्योंकि ये आके कनेक्ट नहीं हो रही फिर तब तक ये आपका डेवलपमेंट होता है काउडल वेसिकल का। तो तब तक ये आपका इंडिपेंडेंट एक्सक्रीटरी कैनाल की तरह काम करती है, ठीक है भाई। तो ये आपका इसका कुछ एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम लिखते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम देखा आपने, इसमें भी वही चीज़ आपका कि इट कंसिस्ट ऑफ एक तो इसमें एक्सक्रीटरी कैनाल देखी आपने, एक्सक्रीटरी कैनाल, और एक आपने इसमें फ्लेम सेल्स देखी, प्रोटोनेफ्रीडिया जिसको हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो यही है। तो बेसिकली जो एक्सक्रीटरी कैनाल होती हैं इसमें, तो दो लेटरल कैनाल होती हैं, ठीक है। तो पूरी बॉडी सर्फेस में एक ऐसे जो आपने डायग्राम में देखी। सो लेटरल, 2 लेटरल कैनाल्स
एक आपकी इसमें वेंट्रल होती है और एक डोर्सल होती है, एक डोर्सल सरफेस पे चलती है, एक वेंट्रल सरफेस पे चलती है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई एक्सक्रीटरी कैनाल या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं इसको। फिर ये क्या करती है, स्कोलेक्स वाले रीजन में जाके आपका कनेक्ट करती है, और उस कनेक्टिंग पार्ट को, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होता है, उसको हम बोलते हैं आपका नेफ्रीडियल प्लेक्सिस, ठीक है। सो दीज टू लेटरल कैनाल्स गेट्स कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, उसको हम बोलते हैं नेफ्रीडियल प्लेक्सिस, ठीक है। रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो हमने उसमें पढ़ा था, समझ गए। और फिर ये जो आपकी ये कैनाल है, ये हर प्रोग्लोटेड, जितने भी प्रोग्लोटेड हैं उसमें आपका ये ट्रांसवर्स कैनाल से कनेक्ट होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो यही पॉइंट आप लिख लो कि दीज आर कनेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्स, these two लिख लो, these two lateral canals are connected by transverse canal, ठीक है, in each proglottid, ठीक है, except the last one, लास्ट वाले में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इन लास्ट प्रोग्लोटेड ये दोनों ज्वाइन कर जाती हैं, और ज्वाइन करके आपका एक कॉमन वो बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं काउडल वेसिकल। इन लास्ट प्रोग्लोटेड दे ज्वाइन एंड फॉर्म काउडल वेसिकल, ठीक है भाई। तो काउडल वेसिकल बना लिया इन्होंने। अब क्या होता है जब शेड ऑफ करते हैं लोग, ठीक है, तो शेड ऑफ करते हैं, और यही काउडल वेसिकल से आपका एक्सक्रीटरी पोर होता है, एक्सक्रीटरी पोर। तो जब ये शेड ऑफ करते हैं तो काउडल वेसिकल भी आपका शेड ऑफ हो जाता है। लास्ट वाले जो ग्रेविड में है ना ये, सो ड्यूरिंग शेड ऑफ जब शेड ऑफ हो जाता है तो आप देखो अब यहाँ से कट गया, तो अब यहाँ से कट के निकल गया, मतलब चला गया। तो अब ये जो एक्सक्रीटरी कैनाल की जो ये ओपनिंग है और ये जो ओपनिंग है, तो ये अब आपका एक इंडिपेंडेंट एक्सक्रीटरी पोर का काम करता है। तो ऐसे करके एक पॉइंट लिख लो कि वाइल काउडल वेसिकल गेट्स शेड ऑफ, देन द टू लेटरल कैनाल्स बिहेव्स एज एन इंडिपेंडेंट एक्सक्रीटरी पोर, ठीक है। तो ऐसे आप इसमें लिख लेना। बस इसमें ये हो गया आपका। तो फ्लेम सेल्स ने जो भी काम करा, फ्लेम सेल प्रोटोनेफ्रीडियल सेल से उन्होंने करके आपकी बहुत सारी सेकेंडरी कैनाल्स होती हैं वो कनेक्ट करा, एक्सक्रीटरी कैनाल को दिया, एक्सक्रीटरी कैनाल ने ऐसे पास करते करते आपके काउडल वेसिकल के थ्रू एक्सक्रीटरी पोर से होते हुए फैटी एसिड वगैरह जो भी हैं उसका एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इसको यहीं पे आज एंड करते हैं, और अगले लेक्चर में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे और लाइफ साइकिल पढ़ेंगे उसकी। तो वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा डिटेल में वहीं बता के, वहीं पे आपकी लाइफ साइकिल बता के वहीं लिखवा दूँगा आपको, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका पैरासिटिक एडेप्टेशन और पैथोलॉजिकल सिम्टम्स वगैरह वो बता दूँगा। तो इस तरह से हमारा टीनिया सोलियम भी जो है वो कंक्लूड हो जाएगा। चलो, तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।